नमस्कार। आर्थिक ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के पाठ संख्या 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो आइए शुरू करें उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं उपभोग पर। उपभोग आवश्यकता की संतुष्टि के लिए किसी वस्तु या सेवा का प्रयोग करना ही उपभोग है। अर्थात हम अपनी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए जब किसी भी वस्तु या सेवा का प्रयोग करते हैं तो यह उपभोग कहलाता है। जैसे मैं इस शैक्षणिक अधिगम के लिए इस चौक, इस डस्टर और इस ग्रीन बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इन वस्तुओं का उपभोग हो रहा है और मैं उपभोग कर रहा हूं। इसी प्रकार से मुझे प्यास लगी, पानी पिया तो पानी का उपभोग हो रहा है। भूख लगी, भोजन किया तो भोजन का उपभोग हो रहा है। तो बहुत सारी चीजों को हम अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए प्रयोग करते हैं और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु और सेवा का मनुष्य अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए जब प्रयोग करता है तो यह क्रिया उपभोग कहलाती है। अब जानते हैं कि उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता वो कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी समूह जो अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए बाजार से वस्तु को खरीद रहा है और उसका प्रयोग कर रहा है या दूसरे शब्दों में उसका उपभोग कर रहा हो। तो कोई भी व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। जैसे मैं इस समय चौक, डस्टर और एक बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं और मैंने ये बाजार से खरीदी हुई है, तो मैं उपभोक्ता हूं। इसी प्रकार से आपने अपनी जरूरत के लिए कपड़े खरीदे बाजार से और आप उसका प्रयोग कर रहे हैं तो आप उपभोक्ता हैं। घर बनाते समय हम विभिन्न सामग्री को बाजार से क्रय करते हैं तो हम उपभोक्ता हैं। तो नाना प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का हम उपभोग करते हैं और जो भी व्यक्ति, संस्था या समूह इन सब वस्तुओं का प्रयोग करती है वह उपभोक्ता है। अब हम इसके बाद जानेंगे कि उपभोक्ता का व्यवहार क्या है। तो उपभोक्ता का व्यवहार, अब हम सभी उपभोक्ता हैं और हम बाजार से वस्तुओं को खरीदते हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम बाजार से वस्तुओं को खरीदते हैं तो दो चीजों पर हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। एक कि हमारी आय कितनी है, अर्थात हमारे पास मुद्रा कितनी है, और दूसरा जिन वस्तुओं को हमने खरीदना है बाजार में उनकी कीमत क्या है। तो इस आधार पर हम वस्तुओं का चयन करते हैं या चुनाव करते हैं या सोच समझकर खरीदते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट भी है, क्योंकि वह निर्णय ले रहा है कि उसे अपनी सीमित आय से विभिन्न वस्तुओं को कैसे खरीदना है। तो उपभोक्ता का जो व्यवहार होता है वो व्यवहार एक प्रक्रिया है जिसमें उपभोक्ता यह चुनाव करता है कि वो अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर किस प्रकार व्यय करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे हो। इस अधिकतम संतुष्टि का मतलब ये है कि अगर वह अपने ये चुनाव को बदल दे, यानी उसने एक वस्तु की जितनी मात्रा दूसरे वस्तु की जितनी मात्रा खरीदी है, अगर उसमें फेरबदल कर दे या किसी भी प्रकार से वस्तुओं में फेरबदल कर दे तो ऐसी स्थिति में उसकी जो संतुष्टि की मात्रा है वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो इस प्रकार का व्यवहार उपभोक्ता करता है। तो इसलिए उपभोक्ता के व्यवहार को समझने से मतलब यह है कि उपभोक्ता एक जागरूक प्राणी है और वो यह समझता है कि इन कीमतों पर अपनी आय से वो इन वस्तुओं की अगर इतनी मात्रा को खरीदेगा तो उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। ऐसा व्यवहार उपभोक्ता का होता है। अब इससे आगे हम जानते हैं कि उपभोक्ता का संतुलन होता कहां पर है।
तो जैसा कि मैं अभी आपसे इस विषय पे बात कर ही रहा था कि जहां पर उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही हो। तो उपभोक्ता का संतुलन कहां पर होता है, इसको प्रोफेसर सैमुअल्सन इस प्रकार से समझाते हैं कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमत से प्राप्त अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर रहा हो। यानी जब वो बाजार में जो दी हुई वस्तुओं की कीमत है, उन कीमतों को अपनी जो सीमित आय है उस आय से इस प्रकार से क्रय करता है कि जो संतुष्टि की जो मात्रा है वह अधिकतम हो रही है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। अब संतुलन की स्थिति के लिए एक चीज और जरूरी है, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि उपभोक्ता संतुलन में वहां पर होगा जिसमें वह सामान्यतः परिवर्तन न चाह रहा हो, यानी अपने चुनाव में अपनी उस क्रय की स्थिति में वह परिवर्तन न चाहे, क्योंकि अगर वो ऐसा परिवर्तन चाहेगा तो उसकी संतुष्टि का स्तर कम हो जाएगा। तो यह है उपभोक्ता का संतुलन। अब हम आगे देखते हैं कि उपभोक्ता संतुलन की जो है वह अवधारणाएं कौन कौन सी होती हैं। आइए अब शुरू करते हैं उपभोक्ता संतुलन की अवधारणाएं। उपभोक्ता संतुलन की दो अवधारणाएं हैं। पहली अवधारणा है गणनावाचक और अथवा उपयोगिता विश्लेषण, और दूसरी अवधारणा है क्रमवाचक अथवा तटस्थता वक्र विश्लेषण। गणनात्मक अवधारणा प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर रॉबर्टसन आदि जो नव परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं उन्होंने प्रस्तुत किया, और क्रमवाचक विश्लेषण प्रोफेसर हिक्स, एलन आदि अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत किए हैं। तो आइए पहले शुरू करते हैं उपयोगिता विश्लेषण, अर्थात गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, जिसमें हम उपभोक्ता संतुलन को समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं उपयोगिता को। उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा में निहित वह गुण या शक्ति है जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। अर्थात किसी भी वस्तु में हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने की कुछ विशेषता होती है। उसी विशेषता के कारण हम उस वस्तु का उपयोग करते हैं या उपभोग करते हैं। जैसे मैं इस समय इस ग्रीन बोर्ड का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी एक जरूरत है लिखने की, और उस लिखने की जरूरत को मेरे ये ग्रीन बोर्ड और ये चौक पूरी कर रहे हैं, इसलिए मैं इनका उपभोग कर रहा हूं। और मैं इसलिए उपभोग कर रहा हूं, इन दोनों में वह गुण है जो मेरी लिखने की जरूरत को पूरा कर रहा है, इसलिए इन दोनों में उपयोगिता है। इसी प्रकार से मुझे प्यास लगेगी तो मैं पानी का उपभोग करूंगा, क्योंकि पानी के अंदर वो गुण है जो मेरी प्यास को बुझाएगा, इसलिए पानी के अंदर जो गुण है मेरी प्यास को बुझाने का वह है उपयोगिता। तो कुल मिलाकर उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा में कुछ ऐसा गुण होता है, कुछ ऐसी शक्ति निहित होती है जो हमारी जरूरतों को, जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है, जब हम किसी वस्तु का प्रयोग कर रहे होते हैं तो हम उस वस्तु का इसलिए प्रयोग कर रहे होते हैं क्योंकि उसी वस्तु के अंदर वह गुण होता है जो हमारी उस जरूरत को पूरा करता है। इसलिए जब भी हम किसी वस्तु का प्रयोग कर रहे होते हैं तो हम उस वस्तु की उपयोगिता का प्रयोग कर रहे होते हैं। यह उपयोगिता का मुख्य जो बिंदु है। अब आगे बात करते हैं उपयोगिता की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। उपयोगिता की मुख्यतः ये 5 विशेषताएं होती हैं। एक उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। नंबर 2 उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है। नंबर 3 उपयोगिता का विचार सापेक्षिक होता है। नंबर 4 उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती है। और आखिरी और नंबर 5 उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि से होता है। अब हम एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। जो उपयोगिता की पहली विशेषता है वह है उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। अर्थात उपयोगिता किसी व्यक्ति की मनोदशा पर निर्भर करती है। जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु
का प्रयोग करता है, उसका उपभोग करता है, तो उसके मस्तिष्क में उस वस्तु की जो गुण है या उस वस्तु से जो उसकी आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति है, उसके बारे में एक पहले ही मस्तिष्क में विचार आता है और उसको ये पता रहता है कि उसको इस वस्तु से अधिक उपयोगिता मिलेगी या कम मिलेगी और कब इसको लेना है। तो इस प्रकार से उपयोगिता एक मनोदशा पर निर्भर करने वाली अवधारणा है और जब भी हम किसी एक वस्तु का प्रयोग करते हैं तो अलग अलग मनोदशा में उस वस्तु की हमको अलग अलग उपयोगिता प्राप्त होती है। दूसरा है उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है। एक ही वस्तु दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार से उपयोगी हो सकती है। जैसे एक व्यक्ति को बहुत प्यास लगी है तो उसके लिए जल की बहुत ज्यादा उपयोगिता होगी और उसी जल को अगर दूसरे व्यक्ति जिसे बिल्कुल प्यास नहीं लगी है उसके लिए उस समय उस जल की उतनी उपयोगिता नहीं होगी। अब जैसे मैं एक शिक्षक हूं तो मेरे लिए इस ग्रीन बोर्ड की या चौक की या डस्टर की जितनी उपयोगिता है, हो सकता है इतनी उपयोगिता किसी सुनार के लिए न हो और किसी सुनार के लिए जो उसके आभूषण और साथ में जो आभूषण तैयार करने के लिए जो उनके पास इक्विपमेंट होते हैं उनकी जो जरूरत जो उपयोगिता उनके लिए है वो मेरे लिए नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से एक जैसी वस्तुएं जो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग उपयोगी हो सकती हैं, कम या ज्यादा, अर्थात कुल मिलाकर उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है। नंबर 3, उपयोगिता का विचार सापेक्षिक होता है। उपयोगिता समय और स्थान के अनुसार अलग अलग होगी, उसके सापेक्ष होगी। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आजकल गर्मी का मौसम है तो हमारे लिए गर्म कपड़ों की उतनी उपयोगिता नहीं होगी जितनी की जाड़े के मौसम से। इसी प्रकार से आजकल जो ठंडे पेय पदार्थ हैं या आइसक्रीम है उनकी जितनी उपयोगिता है जाड़ों में उतनी नहीं होगी। लेकिन आजकल चाय कॉफी की उपयोगिता कम होगी और वो जाड़ों में ज्यादा होगी। इसी प्रकार से गर्म कपड़ों की, जैसे मैंने आपसे बात कही कि उन स्थानों में जहां का मौसम काफी गर्म रहता है, जैसे हम समझ सकते हैं कि दक्षिण भारत के स्थान या फिर हम अफ्रीकी और भूमध्य जो रेखा के आसपास के जो स्थान हैं उनके आसपास गर्म ज्यादा होता है, तो उन गर्म स्थानों पर गर्म कपड़ों की उतनी उपयोगिता नहीं होगी जितने की ठंडे प्रदेशों में। तो इस प्रकार से उपयोगिता का जो विचार है वो सापेक्षिक होता है, यानी समय और स्थान के अनुसार एक ही वस्तु अलग अलग उपयोगी हो सकती है, कम या अधिक। चौथा है उपयोगिता का जो उपयोगिता है वो नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती है। अर्थात जो नैतिक सिद्धांत है कि क्या सही है क्या गलत है, इससे उपयोगिता प्रभावित नहीं होती है। कैसे? जैसे एक शराब पीना सामाजिक दृष्टिकोण या नैतिक दृष्टिकोण से गलत बात है, लेकिन एक शराबी के लिए शराब की उपयोगिता होती है और बहुत होती है, तो इसलिए क्योंकि उसको संतुष्टि मिल रही है इसलिए उसके लिए शराब में उपयोगिता है। यह विचार नैतिक दृष्टि से गलत हो सकता है लेकिन उपयोगिता उसमें होती है और नैतिकता से उपयोगिता सीधे रूप में किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होती है। पांचवा है उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि से लिया जाता है। उपयोगिता वास्तविक संतुष्टि न होके अनुमानित संतुष्टि है, यानी जो उपयोगिता है वो वस्तु का उपभोग करने से पूर्व ही जो है उसका अनुमान लगता है, न कि बाद में वास्तविक संतुष्टि है। जैसे आजकल गर्मी है, अगर कम गर्म है तो हमारे को पता है कि पंखे से काम चलेगा, थोड़ा ज्यादा गर्मी है तो कूलर से काम चलेगा, उतनी उससे भी ज्यादा गर्मी है तो एसी, यानी पंखे, कूलर और एसी की उपयोगिता हमें पता है और हमको पहले ही उसका अनुमान है और गर्मी के हिसाब से हम अपने अनुमान को रखकर इन तीनों में से एक का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से यह है उपयोगिता की विशेषताएं। आइए अब देखते हैं कि उपयोगिता मापनीय है या नहीं। प्रोफेसर मार्शल ने इसका जो गणना वाचक विश्लेषण प्रस्तुत किया, उनके अनुसार
उपयोगिता मापनी है और इसकी माप का आधार है वस्तु की कीमत, अर्थात जो वस्तु कम कीमत की होगी तो उसकी उपयोगिता भी कम होगी और जो वस्तु अधिक कीमत की होगी तो उसकी उपयोगिता भी अधिक होगी। उन्होंने इसकी इकाई को यूटिल कहा, अर्थात हम जब भी किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता को हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं और उसकी इकाई होगी यूटिल। अब उपयोगिता की जो धारणाएं हैं वह मुख्यतः हम दो प्रकार से उपयोगिता को समझेंगे यहाँ पे। एक कुल उपयोगिता जिसे टोटल यूटिलिटी कहेंगे और दूसरी सीमांत उपयोगिता जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। पहले बात करते हैं कुल उपयोगिता की। उपभोग वस्तु की समस्त इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक निश्चित समय में हम किसी वस्तु की जो निश्चित इकाइयों का प्रयोग करते हैं उन सभी इकाइयों से मिलने वाली जो उपयोगिता का योग होगा वो होगी कुल उपयोगिता। अब इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि माना एक समय विशेष पर कोई व्यक्ति संतरे का उपभोग करता है तो माना पहली इकाई संतरे से उसको जो मिलने वाली उपयोगिता है वो 40 है। अब वो इस समय उसकी कुल उपयोगिता 40 है। अब वो 2 इकाइयों का उपभोग करता है तो 2 इकाइयों के बाद माने उसको मिलने वाली उपयोगिता 70 हो जाती है। अब वो 3 संतरे खाता है यानी उपभोग करता है तो उससे मिलने वाली उपयोगिता माना 90 हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो जो व्यक्ति किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग करेगा तो जितनी इकाइयों का उपभोग करेगा उन सबसे मिलने वाली उपयोगिता उसकी कहलाएगी कुल उपयोगिता। इसको दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं कि कुल उपयोगिता उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं का योग होता है। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है सीमांत। सीमांत का मतलब एक अतिरिक्त इकाई। साधारण भाषा में इसे आप आखिरी इकाई भी कह सकते हैं, लेकिन यह एक अतिरिक्त इकाई है। तो जब कोई व्यक्ति एक वस्तु का उपभोग कर रहा है तो वही अतिरिक्त है, 2 वस्तुओं का उपभोग कर रहा है तो दूसरी वाली अतिरिक्त होगी, 3 का उपभोग कर रहा है तो तीसरी वाली अतिरिक्त होगी, और मानो 4 वस्तुओं का उपभोग कर रहा है मिलने वाली कुल उपयोगिता 100 है। तो इसका तात्पर्य यह है कि 3 इकाई तक 90 और 4 इकाई तक उसको 100 उपयोगिता मिल रही है। तो इसको हम आगे एक रेखा चित्र और सारणी के माध्यम से भी समझेंगे। अब यहाँ पर मैं सीमांत उपयोगिता की बात कर रहा था तो उसको भी समझ लेते हैं। सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र में। जब भी हम आगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में आगे और अध्ययन करेंगे तो उसमें सीमांत, औसत और कुल इन तीनों का बार बार प्रयोग होगा, चाहे वो उपयोगिता है, चाहे वो उत्पाद है, चाहे वो लागत है, चाहे वो आय है। इन सभी में हम इन सीमांत, औसत और कुल का बार बार प्रयोग करेंगे और बार बार अर्थशास्त्र में किसी भी प्रकार की प्रक्रियाओं में इनका बहुत बड़ा उपयोग होता है। अब बात करते हैं सीमांत उपयोगिता की। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है, जो मिलती है, उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु की जितनी इकाइयों का हम उपभोग कर रहे हैं उसमें अगर एक और इकाई का उपभोग बढ़ा दें तो उससे जो उपयोगिता मिलेगी उसे सीमांत उपयोगिता कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है। जैसे हम अभी यहाँ पर देख रहे थे कि जब व्यक्ति 3 इकाइयों का उपभोग कर रहा है, 3 संतरे का प्रयोग कर रहा है तो उसे 90 उपयोगिता मिल रही थी और एक अतिरिक्त इकाई यानी चौथी इकाई का प्रयोग करने से उसे 100 उपयोगिता कुल मिल रही थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि mu इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। अब n बराबर यहाँ पर हम यदि 4 ले लें तो mu बराबर हो जाएगा TU यानी टोटल यूटिलिटी। ये टोटल यूटिलिटी 4 इकाइयों में कितनी है? 100 ऋण उससे एक कम इकाई यानी TUN से एक कम इकाई यानी 3 इकाई में टोटल उपयोगिता कितनी है? 90।
जहां यहाँ n बराबर 4 है और n ऋण 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि चौथी इकाई तक जो कुल उपयोगिता थी 100 है और उससे पहले की इकाई तक वो 90 है। अब 3 इकाई के उपभोग के बाद एक अतिरिक्त इकाई यानी चौथी इकाई। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो सीमांत उपयोगिता है मार्जिनल यूटिलिटी ये बराबर है 10। तो ये थी कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। अब हम इसके बाद इसमें कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को रेखा चित्र और सारणी के माध्यम से समझेंगे। साथ में यह समझेंगे कि इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है। तो आइए अब शुरू करते हैं सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के बीच संबंध। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि अगर हम किसी समय विशेष में किसी वस्तु की क्रमशः इकाइयों का उपभोग करते हैं यानी उसका प्रयोग करते हैं, खाते हैं, तो यहाँ पर हम इस सारणी और रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता किस प्रकार से आपस में संबंधित हैं। किसी वस्तु संतरे जिसको हम x कह रहे हैं उसकी इकाइयां हम यहाँ पर ले रहे हैं और कुल 7 इकाइयों का क्रमशः प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा, इन 7 इकाइयों से क्रम से मिलने वाली जो उपयोगिता है सीमांत उपयोगिता और उसी प्रकार से कुल उपयोगिता। तो यहाँ पर हम पहले सारणी में उसको दर्शा रहे हैं। माना हम संतरे की पहली इकाई का उपभोग हम कर रहे हैं तो उसके उपभोग करने से जो हमको उपयोगिता मिल रही है वो 40 है। अब यहाँ पर याद रखिए कि हमने इससे पहले कुछ संतरा खाया नहीं है, तो पहला संतरा है तो एक अतिरिक्त यानी पहला ही अतिरिक्त है, तो सीमांत उपयोगिता 40 है। तो कुल उपयोगिता भी होगी 40। अब इसी प्रकार से दूसरी इकाई का अगर हम प्रयोग करते हैं यानी संतरे की दूसरी इकाई का हम उपभोग करते हैं तो दूसरी इकाई का उपभोग करते ही होगा क्या कि यह अब अतिरिक्त इकाई हो जाएगी यानी सीमांत इकाई हो जाएगी दूसरी, क्योंकि एक इकाई का पहले प्रयोग कर चुके हैं, अब एक अतिरिक्त इकाई यानी दूसरी इकाई। तो दोनों का प्रयोग करने से जो दूसरी इकाई से हमको जो उपयोगिता मिल रही है वो है 30 यानी सीमांत उपयोगिता है 30। अब कुल उपयोगिता कितनी होगी? सीमांत उपयोगिताओं का योग। अब दूसरी इकाई तक हमने 2 इकाई का प्रयोग किया है तो पहली इकाई से मिली 40, दूसरी से मिली 30, तो कुल उपयोगिता होगी 70। अब हमको दूसरी इकाई यानी 2 संतरे खाने के बाद सीमांत उपयोगिता क्रमशः 40 और 30 मिली थी और कुल उपयोगिता मिल रही है 70। अब हम तीसरी इकाई का प्रयोग कर रहे हैं अर्थात तीसरे संतरे का उपभोग कर रहे हैं तो एक अतिरिक्त इकाई 2 अभी तक प्रयोग में ला चुके थे, तीसरी का उपभोग कर रहे हैं तो इससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 20 है। क्योंकि यह अतिरिक्त इकाई है तो उस अतिरिक्त इकाई से हमको 20 अतिरिक्त उपयोगिता मिल रही है तो कुल उपयोगिता हो जाएगी 70 प्लस 20 बराबर 90। अब 90 कुल उपयोगिता हमको तब मिली है जब हम 3 इकाइयों का उपभोग कर चुके हैं, एक अतिरिक्त इकाई का और उपभोग करते हैं चौथी इकाई, तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 10 है। यानी चौथी इकाई का जब हम उपभोग कर रहे हैं तो उस इकाई में से जो मिलने वाली उपयोगिता है वो अतिरिक्त है 3 इकाई के उपभोग के बाद, इसलिए सीमांत उपयोगिता है। और फिर इस सीमांत उपयोगिता में को जोड़ देंगे कुल उपयोगिता से इससे पहले तक, तो ये हो जाएगी 100। तो 4 इकाइयों का उपभोग करने के बाद जो कुल उपयोगिता है वो 100 है और सीमांत उपयोगिता 1 के बाद 40, 2 के बाद 30, 3 के बाद 30 और 4 के बाद 10। अब एक और इकाई का अगर हम उपभोग करें तो स्थिति यहां तक ये है, हम साधारण तुम्हें मान लें कि ठीक ठाक सा हमारा पेट जो है वो संतरा मिल चुका है हमको और एक और इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो अब यहाँ कोई भी उससे उपयोगिता प्राप्त नहीं हो रही है। मतलब समझ लीजिए कि अब जो है हम पूरी तरह से हमारी आवश्यकता की लगभग पूर्ति हो चुकी है, तो कुल उपयोगिता हो जाएगी 100 क्योंकि उपयोगिता में कोई बढ़ोतरी हुई ही नहीं। अब एक और इकाई का उपभोग हम छठी इकाई का कर रहे हैं तो अब भाई हम पूर्णतः जो है जितनी हमारी जरूरत थी उतनी पूरी हो चुकी है यानी संतुष्ट हो चुके हैं, फिर भी हम और एक संतरे का और प्रयोग कर रहे हैं तो इससे होगा क्या? होगा ये कि हमारे जो पेट में
फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा, यानी उपयोगिता की जगह हमको अनुपयोगिता मिलेगी, और वो ऋण 10। तो माना ऋण 10 है, तो ऋण 10 यानी 100 में से अब सीमांत उपयोगिताओं का योग, तो 10 घटेगा तो रह जाएंगी कुल उपयोगिता 90। अब एक और इकाई का उपभोग कर रहे हैं, तो इसके बाद होगा क्या, एक और इकाई के उपभोग के बाद हमारी स्थिति और ज्यादा अनकंफर्टेबल होगी, असहज होगी, और हमको अनुपयोगिता और ऋण 20 मिलेगी। तो उससे होगा क्या कि कुल उपयोगिता में 20 की और कमी आ गई, तो ये रह जाएगी 70। अब इसको आप देख रहे हैं कि क्रमशः हम जो संतरे का उपभोग कर रहे हैं, तो सीमांत उपयोगिता जो है हमको मिलते जा रही है एक अतिरिक्त, और जहां पर 5वीं इकाई है तो लगभग हमारी आवश्यकता की संतुष्टि हो चुकी है, और उसके बाद फिर हमको अनुपयोगिता मिल रही है। इसी प्रकार से कुल उपयोगिता देखें तो क्रमशः यह बढ़ रही है, और वहां तक बढ़ रही है जहां तक ये शून्य है, यानी शून्य में ये अधिकतम हो रही है, तो लगभग हमारी आवश्यकता पूरी हो चुकी है। उसके बाद भी अगर हम उपभोग जारी रख रहे हैं तो उपयोगिता की जगह अनुपयोगिता मिल रही है, और यह सीमांत उपयोगिता हमारी ऋणात्मक हो जा रही है, तो कुल उपयोगिता भी हमारी घटनी शुरू हो गई है। अब ये जो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच के संबंध को हम सारणी के माध्यम से समझ रहे थे, इसी को हम रेखा चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। अब इस एक्स एक्स पर मैंने उपभोग वस्तु की इकाइयों को दर्शा रखा है, और वाई एक्स पर मैंने सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता को दर्शा रखा है। तो हम पहले सीमांत उपयोगिता को लेते हैं रेखा चित्र में। सीमांत उपयोगिता, जब पहली इकाई का उपभोग हो रहा है तो सीमांत उपयोगिता है 40। तो जब पहली वस्तु का उपभोग हो रहा है तो 10, 20, 30, 40 सीमांत उपयोगिता है 40। दूसरी वस्तु के उपभोग के बाद सीमांत उपयोगिता है 30। पहली दूसरी वस्तु सीमांत उपयोगिता है 30। तीसरी इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो सीमांत उपयोगिता है 20, 10, 20 और तीसरी इकाई। चौथी इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो सीमांत उपयोगिता है 10, चौथी इकाई और 10। पांचवी इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो पांचवी इकाई सीमांत उपयोगिता 0। छठी इकाई का उपभोग सीमांत उपयोगिता ऋण। हम वाई एक्स के पैरेलल नीचे को इसका वाई एक्स का जो ऋण वाला अक्ष है उसमें ऋण 10 और ऋण 20, तो ऋण 10 छठी इकाई, और सातवीं इकाई के बाद ऋण 20 सीमांत उपयोगिता, सातवीं इकाई ऋण 20। ये तो कुल मिलाकर अगर हम पहली इकाई से सातवीं इकाई तक जो ये बिंदु वस्तु की इकाइयों और प्राप्त सीमांत उपयोगिता के बीच हमने दर्शा रखे हैं, तो इनको अगर हम मिला दें तो इस प्रकार से एक रेखा बनेगी, एक वक्र बनेगा, जिसे हम कहेंगे सीमांत उपयोगिता वक्र। ये सीमांत उपयोगिता वक्र है, MU है। इसी प्रकार से अगर हम कुल उपयोगिता को इस वक्र की सहायता से दर्शाना चाहें तो पहली इकाई के उपभोग के बाद कुल उपयोगिता है 40। इकाई नंबर 1 कुल उपयोगिता 40। दूसरे संतरे खाने के बाद कुल उपयोगिता 70 है, यानी दूसरा संतरा दूसरी इकाई कुल उपयोगिता 70। तो यहां कहीं तीसरी इकाई का प्रयोग हो रहा है तो कुल उपयोगिता 90। चौथी इकाई का प्रयोग हो रहा है, कुल उपयोगिता 100। और पांचवी इकाई का प्रयोग हो रहा है तो कुल उपयोगिता 100। इकाई नंबर 5 कुल उपयोगिता 100। छठी इकाई का प्रयोग फिर कुल उपयोगिता 90। इकाई नंबर 6 कुल उपयोगिता 90। और सातवीं इकाई का प्रयोग के बाद कुल उपयोगिता है 70। तो सातवीं इकाई के प्रयोग के बाद कुल उपयोगिता 70। अब जब हम इस कुल उपयोगिता को वस्तु की इकाइयों के साथ उपभोग और कुल उपयोगिता को अगर हम बिंदुओं के माध्यम से दर्शाएं तो हमको मिलेगा कुल उपयोगिता वक्र, जिसे हम कहेंगे
टी यू। ये जो हमारा वक्र आया ये आया टी यू, कुल उपयोगिता वक्र। तो आप देख सकते हैं कि यह है सीमांत उपयोगिता वक्र और यह है कुल उपयोगिता वक्र। अब जैसा कि हमने इस सारणी के माध्यम से समझा था, हम इसको और भी आसानी से इस रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इस पांचवी इकाई के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अधिकतम है, अब इसको हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं। हम देख रहे हैं कि जो जो हम संतरे का उपभोग कर रहे हैं तो सीमांत उपयोगिता पहले 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, यानी कुल मिलाकर ये अभी तक धनात्मक है। तो शुरू में जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है यानी 0 से अधिक है, उस स्थिति में आप देख रहे हैं कि प्रत्येक अगली इकाई के बाद कुल उपयोगिता बढ़ रही है। और जब सीमांत उपयोगिता 0 हो रही है, यहां भी आप देख रहे हैं, उस समय कुल उपयोगिता अधिकतम है। उसके बाद जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो रही है, अब यहां देख रहे हैं 0 से कम हो रही है, ऋण 10 और ऋण 20, तो कुल उपयोगिता फिर घटनी शुरू हो गई है 90 और 70। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में जब सीमांत उपयोगिता 0 से अधिक होती है यानी धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। उसके बाद जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो वहां पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, और उसके बावजूद अगर हम फिर वस्तुओं का उपभोग करते जाते हैं तो उसे फिर मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है और कुल उपयोगिता घटनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये जो बिंदु है, यहाँ पर उपभोक्ता पूर्ण संतुष्ट हो जाता है, तो इसलिए इस बिंदु को कहते हैं पूर्ण संतुष्टि का बिंदु। और ये जो है ये संतृप्ति का बिंदु है, यानी ये सैचुरेशन आ चुका है। इसके बाद फिर इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी, और यहां पर इसके बाद भी अगर उपभोक्ता वस्तु का उपभोग करेगा तो उसको अनुपयोगिता मिलेगी। कुल मिलाकर कह सकते हैं जागरूक उपभोक्ता की वस्तु की केवल 5 इकाइयों तक ही उपभोग करेगा। तो यह है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जब भी हम आगे पढ़ेंगे तो जो सीमांत उपयोगिता है वस्तु के मूल्य में बहुत बड़ा इसका रोल होता है और बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इस प्रकार से कुल उपयोगिता भी आगे जाके हमको बहुत स्थानों पर हमको इनकी जरूरत होगी। मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक जो इस वीडियो में हमने अभी तक जो देखा तो वह उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, हमने उपभोक्ता का व्यवहार, उसका संतुलन और संतुलन को सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को समझा, उसके साथ साथ सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच के संबंधों को समझा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आर्थिक ज्ञान में फिर एक नया वीडियो नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और फिर आपसे भेंट होती है एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, मैं दिनेश राउत, धन्यवाद।